थक गए इतने सारे फाइल पढ़ते पढ़ते, तभी तो ब्रेक लिया था हमने। तो चलो अब शुरू करते हैं और अब पढ़ने वाले हैं हम सब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डाटा। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th बायोलॉजी एनिमल किंगडम का दूसरा और आखिरी वीडियो। और इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम सब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डाटा। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद एनिमल किंगडम के सारे कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब शुरुआत करेंगे हम डिस्कशन ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डाटा। कॉर्डाटा कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? हमने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि कॉर्डाटा वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना ये बताता है कि वो ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट है या नहीं है। ठीक है, तो फिर अब आप बोलोगे कि मैम फिर तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड है, तो फिर इनको हमने फर्दर सब क्लासीफाई किस बेसिस पे किया? तो इनको हमने सब क्लासीफाई इस बेसिस पे किया कि अच्छा ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो है, बट कितने टाइम के लिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है? क्या नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ टाइम प्रेजेंट है, या फिर नोटोकॉर्ड कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रेजेंट है, बाद में गायब हो जाता है, या फिर बाद में किसी और स्ट्रक्चर से रिप्लेस हो जाता है? तो बेसिकली नोटोकॉर्ड कितने टाइम के लिए प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर कॉर्डाटा को दो कैटेगरीज में सब क्लासीफाई किया गया। पहला कैटेगरी था प्रोटोकॉर्डाटा और दूसरा कैटेगरी था वर्टिब्रेटा। तो प्रोटोकॉर्डाटा जो है ये वैसे ऑर्गेनिजम्स थे जहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है किसी ना किसी टाइम पे। लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट लाइफ टाइम, बिल्कुल एम्ब्रायनिक स्टेज से लेकर के एडल्ट तक पूरे टाइम नोटोकॉर्ड हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी तरफ जब हम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में जाके नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि एम्ब्रायनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन जब ये एडल्ट्स बनते हैं, जब तक ये एडल्ट्स बनते हैं, बाय देन नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है एक दूसरे स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये जो प्रोटोकॉर्डाटा है इसको हम फर्दर दो कैटेगरीज में सब क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम किस बेसिस पे कर रहे हैं भाई सब क्लासीफाई? इसको हम इस बेसिस पे कर रहे हैं कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ये तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करने वाला कोई नहीं होता प्रोटोकॉर्डाटा में, तो पूरे लाइफ टाइम के किसी ना किसी फेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। बट ये नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी की किस हिस्से में प्रेजेंट होता है, किस साइड प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस पर हम प्रोटोकॉर्डाटा को दो कैटेगरीज में फर्दर क्लासीफाई करते हैं। और वो दो कैटेगरीज क्या क्या है? यूरोकॉर्डाटा एंड सेफेलोकॉर्डाटा। अब यूरोकॉर्डाटा क्या होते हैं, सेफेलोकॉर्डाटा क्या होते हैं, चलो धीरे धीरे पता चलेगा। तो भाई चलो सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूरोकॉर्डाटा। प्रोटोकॉर्डाटा के दो टाइप्स में जो पहला टाइप है यूरोकॉर्डाटा। ये जो यूरो है ये आया है एक वर्ड से जो है कि है औरो, जिसका मतलब होता है टेल, और कॉर्डाटा ऑब्वियसली मतलब कॉर्ड। यानी कि ये वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड जो है लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, टेल में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये नाम आया है यूरोकॉर्डाटा। ठीक है, अब देखो लार्वल टेल इस शब्द से ही आपको ये पता चल गया कि भाई यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो है थ्रू आउट प्रेजेंट नहीं होता है, लार्वल स्टेज के दौरान ही सिर्फ प्रेजेंट होता है, और वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूरोकॉर्डाटा ये मैराइन होते हैं। इसके अलावा इनमें गिल क्लेफ्ट्स पाए जाते हैं। गिल क्लेफ्ट जैसे कि हमें पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भी हमें हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है। और एक और खास बात, ये जो यूरोकॉर्डाटा है इनका एक और नाम भी है विच इज ट्यूनिकाटा। अब ट्यूनिकाटा क्यों कहते हैं हम इन्हें? देखो ये किस टर्म से आया है, ट्यूनिक से आया है।
है। ट्यूनिक कभी आपने सुना है? ट्यूनिक एक तरह की ड्रेस होती है, लाइक नॉर्मली आप देखोगे गर्ल्स जो है ना वो ट्यूनिक पहनती है। इट्स लाइक अ कॉम्बो ऑफ अ फ्रॉक एंड अ स्कर्ट, लाइक टॉप के ऊपर ट्यूनिक जैसी एक कवरिंग पहनी जाती है। तो अब इनको ट्यूनिक काटा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके जो एडल्ट्स होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर हमें एक कवरिंग देखने को मिलती है विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्राइमरीली इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये ट्यूनिक लाइक कवरिंग के लिए ही इनका नाम पड़ गया ट्यूनिकैटा, राइट? सो यूरोकॉर्डाटा को हम ट्यूनिकैटा भी कहते हैं। वैसे तो यूरोकॉर्डाटा के अंदर आने वाले अधिकतर स्पीशीज आज की डेट पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं वो, तो थोड़े बहुत गिने चुने ही बाकी रह गए हैं, जैसे कि एसिडिया, डोलियोलिम, सैल्पा। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रोटोकॉर्डाटा का दूसरा टाइप विच इज सेफेलोकॉर्डाटा। सेफेलो शब्द का मतलब होता है हेड, कॉर्डाटा एज यूजुअल कॉर्ड। इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो नोटोकॉर्ड है वो हेड टू टेल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हेड से लेकर के टेल तक वो एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। दूसरी खास बात यहाँ पे ये भी होती है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड जो है ये थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होते हैं। यस, तो अब आप देखो सेफेलोकॉर्डाटा और यूरोकॉर्डाटा में क्या फ़र्क हुआ। यूरोकॉर्डाटा में कहाँ प्रेजेंट होता था नोटोकॉर्ड? सिर्फ टेल में। और कब प्रेजेंट होता था? सिर्फ लार्वल स्टेज में। यहाँ पर यानी कि सेफेलोकॉर्डाटा में ये प्रेजेंट होते हैं, हेड से लेके टेल तक एक्सटेंड करते हैं और थ्रू आउट लाइफ टाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर सेफेलोकॉर्डाटा की बाकी फीचर्स की बात करें तो इनमें भी एक्सपैंडेड गिल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये समुंदर में पाए जाते हैं, लेकिन समुंदर के वैसे एरियाज में पाया जाते हैं जहाँ पर सैंड ज़्यादा हो कंपेयर टू वाटर। तो इसीलिए जो सैंडी बॉटम्स होते हैं वैसी जगहों पे ये ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रैंकियोस्टोमा, जो कि दूर से आप देखो तो व्यू वाइज एक फ़िश की तरह दिखता है, बट ये फ़िश है नहीं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करेंगे डिस्कशन ऑन वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा क्या होते हैं भाई? ये कॉर्डेट्स के अंडर क्लासिफाइड है, राइट? कॉर्डेट्स के दो क्लासिफिकेशन थे, पहला प्रोटोकॉर्डाटा और दूसरा वर्टिब्राटा, ठीक है। अक्सर ही क्या होता है ना, बहुत से लोग वर्टिब्रेट्स को कॉर्डेट्स समझ लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स हैं, जो कि नहीं है। सारे वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेट्स तो बोल सकते हैं, क्योंकि वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट का ही एक सब क्लासिफिकेशन है। तो ऑफ कोर्स सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, क्योंकि कई ऐसे कॉर्डेट्स हैं जो शायद प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, वो वर्टिब्रेट्स तो नहीं है, है ना। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो अब चलो वर्टिब्राटा के फीचर्स देखते हैं। तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जी हाँ बिल्कुल प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो है सिर्फ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान प्रेजेंट होता है। बाय द टाइम वो ऑर्गेनिज्म एडल्ट बनता है तो ये नोटोकॉर्ड जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम। एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो कॉर्डाटा है ना, इस कॉर्डाटा के अंदर हम खुद भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम की, तो व्हाट इज दिस वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम के होने की वजह से हम सीधे खड़े हो पाते हैं, हम बैठ पाते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे पोस्चर्स जो हैं वो इस वर्टिब्रल कॉलम से लिंक्ड है, ठीक है। इनफैक्ट जो कॉर्डाटा होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है, राइट। अब आप हो सकता है थोड़े से कंफ्यूज हो कि भाई वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होता है और डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है, कैसे? तो इसमें हम अपना खुद का एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर ह्यूमंस के आप बैक साइड में देखो तो एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड सेल्स, टिश्यूज, नर्व से बना होता है और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता हुआ एक बोनी लेयर होता है, बोन्स से बना हुआ एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, राइट। तो यानी कि दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। अब बात समझ में आ गई? ग्रेट, ठीक है। अब बात करते हैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्टिब्राटा के। तो ऑब्वियसली ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली ये मोबाइल है, ये मूव कर पाते हैं। अगर बात करें सेल के लेयर्स की, जर्म सेल लेयर्स की, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जहाँ पर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म सारे प्रेजेंट होते हैं। अगर सिमेट्री की बात करें तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अगर सीलोम की बात करें तो ऑफकोर्स
कोर्स ये सीलोमेट्स होते हैं, क्योंकि भाई अब हम कॉर्डेट्स पे आ पहुँचे हैं, एज इन हम कॉर्डेट्स के अंदर वर्टिब्रेटा की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सारे जो बॉडी जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड है, राइट। तो बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है कि नहीं। तो ये कुछ इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलो भाई अब बात करते हैं वर्टिब्राटा के ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एज ऑलवेज यहाँ पर होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। अगर बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं किडनीज। तो पेयर ऑफ किडनीज मोस्टली इसके अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स आते हैं सब में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो अगेन जैसा कि मैं बता रही थी कि ये वर्टिब्राटा को भी अभी हम आगे चल के फर्दर सब क्लासीफाई करने वाले हैं, राइट। तो आपको कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स में मिलेंगे जहाँ पर गिल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर लंग्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज के लिए कहीं पे गिल्स कहीं पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अगर डिस्कस करें अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हार्ट प्रेजेंट होता है। अब हार्ट कैसा प्रेजेंट होता है वो अगेन वैरी करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो कुछ में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो कुछ में 4 चेम्बर्ड हार्ट भी होता है। जैसे ह्यूमंस में होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट, हार्ट के अंदर 4 अलग अलग चेम्बर्स होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में होता है 2 चेम्बर्ड हार्ट, जिसमें हार्ट के अंदर सिर्फ 2 ही चेम्बर्स होते हैं। तो इन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो फॉर द टाइम बिंग हमें क्या आइडिया लगा कि भाई जो वर्टिब्राटा होते हैं इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके सारे अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो हेवीली स्पेशलाइज्ड है। आप देख सकते हो हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गन सिस्टम का अपना एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। अगर बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम भी हाईली स्पेशलाइज्ड होता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में। कई जगह हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, मतलब हाईली स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम। ये जो टर्म्स हैं शायद आपके लिए नए ना हो, क्योंकि क्लास 10th बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंदर हमने कई सारे लाइफ प्रोसेसेस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो शायद ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स आपके लिए नोन ही हैं। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें और आपके सामने आती जाएंगी। तो चलो बच्चों, अब जब हम समझ गए हैं कि हम ये क्लासिफिकेशन के ट्री में एग्जैक्टली हैं कहाँ पर, ठीक है, तो अब आई थिंक वी आर मोर कंफर्टेबल टू मूव फॉरवर्ड और ये देखते हैं कि वर्टिब्राटा को हम फर्दर किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। हालांकि एक हल्का सा ग्लिम्स मैंने पिछले स्लाइड में दे ही दिया है, एक हल्का सा आपको आइडिया लग ही गया होगा, बट स्टिल अब उसका एक प्रॉपर आइडिया आपको दे देती हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि क्या क्या अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम वर्टिब्राटा के सब क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है बॉडी डिजाइन एंड स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट, ठीक है। तो वर्टिब्राटा को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एग्नाथा एंड नैथोस्टोमा, ठीक है। तो एग्नाथा और नैथोस्टोमा ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये किस बेसिस पे होती है? बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ये जो होते हैं, जो एग्नाथा होते हैं, ये जॉ लेस होते हैं, जॉ लेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके माउथ के अंदर जॉ नहीं होता है। और ये होते हैं विथ जॉ, इनमें जॉ होता है और इनमें जॉ नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो जॉलेस वाले वर्टिब्रेट्स है ना, ये अधिकतर अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो गिने चुने ही बचे हैं। तो जो बचे हैं उनमें से एक है साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स, ठीक। अब ये जो जॉ वाले वर्टिब्रेट्स हैं यानी कि नैथोस्टोमा, इनके अंडर अगेन हम 2 डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस करते हैं, विच इज पाइसिस एंड टेट्रापोडा, ठीक है। तो पाइसिस के अंदर वो आते हैं जो कि हैं फिशेस। पाइसिस के अंदर हम फिशेस डिस्कस करेंगे जिनमें होता है फिन्स, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें फिन्स हैं वो फिशेस में आ गए, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लिम्ब्स हैं वो आ गए टेट्रापॉड्स में, ठीक है। तो नैथोस्टोमा के अंदर पाइसेस और टेट्रापॉड्स ये दोनों आ गए। अब टेट्रापॉड्स के अंदर फर्दर 4 क्लासिफिकेशन आ गया। वो कौन कौन से हैं? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया। मतलब लिम्ब्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी 4 ये फर्दर क्लासिफिकेशन है। उसी तरीके से फिन्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि जो फिशेस हैं उनमें भी 2 क्लासिफिकेशन है, कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। अब ये क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता
होता है, ये सारी चीज़ें हम थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप इस क्लासिफिकेशन के चार्ट को देख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई हम किस पैटर्न में आगे बढ़ने वाले हैं। सुपर। तो चलो बच्चों, अब डिस्कस करेंगे हम लोग सबसे पहला टाइप ऑफ वर्टिब्राटा विच इज एग्नाथा। एग्नाथा, पहले तो वर्ड ओरिजिन देखते हैं, कहाँ से ये नाम आया। ए मतलब विदाउट, नाथोस मतलब जॉज, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जॉज नहीं हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट्स। इनफैक्ट ये जो है ना वन ऑफ द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स है, जो एकदम शुरुआत के सबसे पहले के वर्टिब्रेट्स हैं। और वो भी एक कारण है कि ये जितने अग्नाथा की जो स्पीशीज़ है ना वो अधिकतर एक्सटिंक्ट हो चुकी है, गिनी चुनी ही बची है, जिसमें से एक है साइक्लोस्टोमाटा, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर इनके अपीयरेंस को देखें तो थोड़े बहुत रिजेम्बलेंस इनके फिशेस से होता है, बट ये फिशेस हैं नहीं। ठीक है, इनका सबसे जो प्रोमिनेंट फीचर है वो क्या है, इनके माउथ वाले रीजन पे फोकस करो, वहाँ पर आपको डायरेक्टली टीथ दिखेंगे विदाउट द जॉज। इनफैक्ट सबसे प्रोमिनेंट फीचर है, तभी तो इनका नाम है इसी फीचर पे, विच इज़ एग्नाथा। ठीक है, बॉडी को अगर देखो तो सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होते हैं, गिल्स नहीं होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो पैरासाइट्स होते हैं ये, तो अपना जो खाना है ये दूसरे होस्ट के बॉडी के अंदर जाते हैं और वहाँ से ही अपना न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। तो भाई बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि एग्नाथा के अंदर अधिकतर ऑर्गेनिजम्स हो चुके हैं एक्सटिंक्ट, थोड़े बहुत गिने चुने ही बचे हैं, जैसे कि साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा क्या होते हैं, नाम का पहले बाइफर्केशन देखते हैं कि भाई नाम कहाँ से आया। साइक्लो बोले तो सर्कुलर, स्टोमा बोले तो माउथ। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी एलोंगेटेड बॉडी होती है, लेकिन माउथ होता है सर्कुलर, जो कि सकर की तरह काम करता है। यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स बेसिकली पैरासिटिक होते हैं, यानी कि ये इनको अपने शिकार कैच करने होते हैं, प्रे कैच करना इनके लिए ज़रूरी होता है, इनके फूड के लिए, है ना। तो ये जो सर्कुलर माउथ है ये सकर की तरह काम करता है, यानी कि ये प्रे को पैरालाइज करता है और फिर कैच करता है। ठीक है, और अगर हम इस सर्कुलर माउथ के अंदर ध्यान से देखें तो उसमें हमें डायरेक्टली टीथ दिखेंगे, जॉज ऑफ कोर्स नहीं होते हैं क्योंकि ये जॉलेस हैं। तो सर्कुलर माउथ के अंदर हमें डायरेक्टली टीथ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें स्केल्स नहीं होता है, पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हैगफिश, लैम्प्रे, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं साइक्लोस्टोमाटा के। अगर बात करें वर्टिब्रल कॉलम की तो ऑफ कोर्स वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, आफ्टर ऑल हैं ये वर्टिब्रेट्स, है ना। वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर कार्टिलेजिनियस होता है, यानी कि वो कार्टिलेज से बना होता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइक्लोस्टोमाटा के ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, फटाफट से कवर करेंगे सारे ऑर्गन सिस्टम्स, क्योंकि बाय नाउ हमें पता ही है कि किस तरह के ऑर्गन सिस्टम का क्या मतलब होता है। अभी हम ये देखेंगे कि साइक्लोस्टोमाटा के ऑर्गन सिस्टम्स कैसे होते हैं। शुरुआत करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, हमेशा की तरह। तो यहाँ पर एज सच एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये होती है कि यहाँ पे स्टमक होता ही नहीं है, पेट होता ही नहीं है। यस, थोड़ा सरप्राइजिंग है बट ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फूड पाइप है यानी कि जो ईसोफेगस है, वो फूड पाइप नॉर्मली कहाँ पहुँचता है, नॉर्मली वो स्टमक में पहुँचता है, बट यहाँ पर ये फूड पाइप डायरेक्टली इंटेस्टाइन पे पहुँचता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो उसमें होते हैं 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। ऑब्वियसली गिल स्लिट्स का काम ही होता है टू हेल्प इन रेस्पिरेशन। बात करें अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए तो भाई उसका जिम्मा ले रखा है किडनीज ने, तो 1 पेयर ऑफ किडनीज, यानी कि 2 किडनीज प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी में से, हमारे नहीं, जो साइक्लोस्टोमाटा के बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट होता है। हार्ट कैसा होता है, 2 चेम्बर्ड होता है, जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। अब एक 2 चेम्बर्ड हार्ट के थ्रू सर्कुलेशन कैसे होता है ये भी सीखेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में। ठीक है, फिर पहुंच जाते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में वर्टिब्रल कॉलम होता है, क्रेनियम होता है, बोनी पार्ट ऑफ द हेड का जो बोनी पार्ट है ये होता है, बट ये दोनों ही कार्टिलेजिनियस होते हैं, यानी कि ये कार्टिलेज से बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमें क्रेनियल नर्व्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होते हैं। ठीक है,
अच्छा, और आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों ही देखने को मिलता है। आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है डायरेक्ट डेवलपमेंट बोले तो क्या, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोले तो क्या, बताने की जरूरत है क्या। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज इन्वॉल्व है। सुपर। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ेंगे और अब देखने वाले हैं हम नाथोस्टोमाटा। नाथोस का मतलब बताओ क्या होता है। नाथोस का मतलब पहले भी बताया था जॉज, एंड स्टोमा का मतलब होता है माउथ। यानी कि अब हम ऐसे वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके माउथ के अंदर होता है जॉज। एग्जैक्टली तो यहाँ पर जॉज दिखते हैं हमें। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यानी कि ये लैंड में भी रहते हैं, और ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि पानी में भी रहते हैं। ठीक है, इनको हम फर्दर 2 सुपर क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। कौन से हैं वो 2 क्लासेस, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। अब ये क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं, जो पाइसेस हैं इनके पास होते हैं फिन्स, और जो टेट्रापोडा है इनके पास होते हैं लिम्ब्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई किनके पास फिन्स है और किनके पास लिम्ब्स हैं, हम इन्हें इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो चलो आगे बढ़ेंगे और इन दोनों कैटेगरीज को, पाइसेस और टेट्रापोडा को डिटेल में समझते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे पाइसेस के बारे में। तो पाइसेस के अंदर आते हैं फिशेस। यस, मछली जल की रानी है, यानी कि ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एग्जैक्टली एक्वेटिक होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेके आना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। कहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं ये गिल्स। ठीक है, इनके पूरे स्किन के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। फिश की बॉडी के ऊपर ये स्केल्स, आई एम श्योर आप सभी ने नोटिस किया होगा कभी ना कभी, तो ये स्केल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये ओवीपेरस होते हैं, यानी कि ये एग्स ले करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके हार्ट की, तो इनमें 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। और अब इसी टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से 2 चेम्बर्ड हार्ट जो है ये सर्कुलेशन को करता है, कैसे होता है सर्कुलेशन, वो भी अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन बना होता है बोन्स और कार्टिलेज से। तो देखो दोनों चीज़ों का रोल होता है यहाँ पर, बोन का भी और कार्टिलेज का भी। तो कई ऐसे फिशेस होते हैं जो बोनी फिशेस होते हैं, कई ऐसे फिशेस होते हैं जो कार्टिलेजिनियस फिशेस होते हैं। अब उनके बारे में भी अभी हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। अगर इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, जिसकी वजह से ये पानी में बड़ी ही आसानी से मूव कर पाते हैं। अगर आप फिश के बॉडी के शेप को देखो, ये कुछ इस तरीके से होती है, स्ट्रीमलाइंड होती हैं। इनका टेल मस्कुलर होता है, ताकि टेल के मस्कुलर मूवमेंट की वजह से इन्हें तैरते समय डायरेक्शन मिल सके। ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोल्ड ब्लडेड अभी तक में शायद पहली बार आप सुन रहे हो। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, क्या इनका खून ठंडा होता है? नॉट रियली। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो जो बाहर का टेम्परेचर है, कभी सर्दी का मौसम है, कभी गर्मी का मौसम है, बाहर का टेम्परेचर चाहे ऊपर नीचे होता रहे, बट ये ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट ये नहीं कर पाते, उनका अंदर का टेम्परेचर सेम ही रहता है थ्रू आउट। तो उनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। दूसरी तरफ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जैसे कि हम सारे, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे साथ क्या होता है, जब मान लो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, राइट, तो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म चलता है कि भाई जो स्वेट ग्लैंड्स है वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट रिलीज होने की वजह से क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बॉडी को थोड़ी ठंडक फील होती है। तो ये जो है रेगुलेशन मैकेनिज्म है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के तरीके हैं। तो इसका मतलब जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके पास ऐसे तरीके होते हैं जिससे वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। हालांकि फिशेस हमारे जो हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो चलो भाई अब टाइम आ गया है जब हम ये फिशेस के सर्कुलेटरी सिस्टम को समझ लें कि भाई कैसे 2 चेम्बर्ड हार्ट जो है ब्लड का सर्कुलेशन करता है।
ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, समझ लेना भाई अच्छे से, ठीक है। तो एक बहुत ही बेसिक रफ डायग्राम के साथ मैं इसको समझाऊंगी, बट ये डायग्राम अगर दिमाग में सेट हो गया ना तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो फिशेस का हार्ट जो है वो 2 चेम्बर्ड होता है, ठीक है। मान लो कि ये फिश का हार्ट है जिसमें 2 चेम्बर्स है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। सबसे पहले बच्चों आपको ये याद रखनी है कि ऑरिकल जो है ये रिसीविंग चेम्बर होता है, यानी कि ये ब्लड को रिसीव करता है, और वेंट्रिकल जो होता है ये पंपिंग चेम्बर होता है, यानी कि ये ब्लड को पंप करता है, ब्लड को भेजता है। अब अक्सर ये बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऑरिकल रिसीव करता था कि ऑरिकल पंप करता था। तो उसके लिए मैं दे दूंगी एक छोटा सा मेमोरी ट्रिक, जो मैंने पहले भी दूसरे वीडियोस में भी मैंने सेम मेमोरी ट्रिक दे रखी है, विच इज AIR, एयर हवा, AIR ऑरिकल इज रिसीविंग, AIR। उसी तरह से VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, नहीं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, यहाँ पर है वेंट्रिकल इज पंपिंग। याद रहेगा सभी को। AIR बोले तो ऑरिकल इज रिसीविंग, VIP बोले तो वेंट्रिकल इज पंपिंग। याद रहेगा, सबको याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है, अब देखो फिशेस के पास क्या है, गिल्स हैं। गिल्स क्या करती हैं, पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो ये गिल्स हैं, इन्होंने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ब्लड जो कि ऑक्सीजन रिच है, अब ब्लड में ऑक्सीजन है काफ़ी सारा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुँचा, ठीक है। अब बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जैसे ये पहुंचा तो क्या हुआ, अब बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। सेल्स को अपने सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, सारे सेल्स को बहुत काम है यार, ऐसा थोड़ी है वो वेलने बैठे, उनको बहुत सारे काम करने हैं, है ना। हर सेल के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन चल रहा होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है ना। तो बॉडी के सारे पार्ट्स के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन को निकाल लिया, ठीक है। अब जो ब्लड है ये क्या बन गया, ये बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि अब इस ब्लड में ऑक्सीजन रिच नहीं रहा, ऑक्सीजन तो गया, अब इस ब्लड में बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, है ना। बिकॉज ये जो सेल्स ने जो भी एक्टिविटीज़ की, बहुत से रिएक्शंस का बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड था जो कि अब इस ब्लड में है। तो बेसिकली अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कहाँ पहुँचेगा, हार्ट में। हार्ट के किस चेम्बर में पहुँचेगा, कौन रिसीव करेगा, जो रिसीविंग चेंबर है। कौन है रिसीविंग चेंबर, ऑरिकल। तो यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा ऑरिकल में, ऑरिकल से ये पहुंचेगा वेंट्रिकल में, क्योंकि अब तो हार्ट के अंदर ही है, तो ऑरिकल चेंबर से पहुंच जाएगा वेंट्रिकल चेंबर में। वेंट्रिकल क्या करेगा, इसे पंप आउट करेगा, क्योंकि वेंट्रिकल इज पंपिंग, VIP। तो वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करेगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचेगा, गिल्स पे पहुंचेगा। गिल्स में फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा बाहर से, तो ये सारा ब्लड वापस से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वापस से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा, वापस से वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ऑरिकल, ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से जाएगा गिल्स, एंड द सर्कल कंटिन्यूज, ठीक है। तो ये जो इस तरह का जो सर्कुलेशन होता है, जिसमें एक पूरे साइकिल में ब्लड जो है वो हार्ट के थ्रू एक ही बार पास होता है। देखो एक पूरे साइकिल में हार्ट के थ्रू एक ही बार पास हुआ, इसे हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। अब सभी को समझ में आ गया कि भाई फिशेस के अंदर 2 चेम्बर्ड हार्ट के हेल्प से किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है। सबको समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया तो फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ कि सिंगल सर्कुलेशन हो गया है क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े। अब भाई फिशेस के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो बहुत तरह तरह के फिशेस हमें फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं और मैराइन में यानी कि समुद्र में भी देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट कई सारे फिशेस जो हैं वो एडिबल होते हैं। इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में भी बहुत से कम्युनिटीज़ के स्टेपल फूड में फिश आता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेश वाटर फिशेस की अगर हम बात करें तो रोहू, कातला ये कुछ एडिबल फिशेस हैं। उसी तरह अगर हम मैराइन फिशेस की बात करें तो जैसे हिल्सा, पॉम्फ्रेट ये कुछ एडिबल फिशेस हैं। अब ये जो सारी फिशेस हैं ना, इनका बेसिक स्ट्रक्चर एज सच सेम होता है, बट देखने में इन सारे फिशेस का जो ऐसा नहीं है कि सारी फिशेस बिल्कुल एक जैसी दिखते हैं। सारे फिशेस काफ़ी अलग अलग दिखती है, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई लंबी।
तो अलग अलग उनका अपीयरेंस हो सकता है, बट दे ऑल बिलोंग टू पाइसेस, क्योंकि उनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होती हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो पाइसेस हैं यानी कि जो फिशेस हैं, इनको हम फर्दर सब क्लासीफाई करते हैं 2 क्लासेस में, ठीक है। अब आप पूछोगे कि अब किस बेसिस में इनको फर्दर सब क्लासीफाई करते हैं। याद है मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि इनका जो स्केलेटन है वो बोन या कार्टिलेज दोनों में से किसी से भी बना हुआ हो सकता है। अब जिनका स्केलेटन, एंडोस्केलेटन रादर, मतलब इंटरनल स्केलेटन, जिनका एंडोस्केलेटन बोन से बना हो वो बोनी फिशेस बोले तो ऑस्टिक थाइस, जिनका कार्टिलेज, जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना हो वो कार्टिलेजिनियस फिशेस बोले तो कॉन्ड्रिक थाइस। तो ओस्टिक थाइस और कॉन्ड्रिक थाइस यही हो गए वो 2 कैटेगरीज जिनमें हम पाइसेस को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब डिस्कशन शुरू करेंगे ऑन कॉन्ड्रिक थाइस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कॉन्ड्रिक थाइस कार्टिलेजिनियस फिशेस होते हैं, यानी कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, इंटरनल स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है। इनकी जॉज काफ़ी पावरफुल होती हैं, ये मैराइन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है जिसकी वजह से आराम से ये तैर पाते हैं। इनके पास टेल होता है जो इनके लोकोमोशन में मदद करता है। फिन्स इनमें पाए जाते हैं। अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। अब दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए उनका शिकार करना पड़ेगा। शिकार करने के लिए ये कई अलग अलग मैकेनिज्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे कॉन्ड्रिक थाइस होते हैं जिनकी पॉइजनस स्टिंग होती है, तो पॉइजनस स्टिंग से ये अपने शिकार को पकड़ते हैं, जैसे कि ट्राइगॉन। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रिक रेज की मदद लेते हैं अपने प्रे को, अपने शिकार को पैरालाइज करने के लिए, जैसे कि टॉर्पेडो, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का ये यूज़ करते हैं ताकि ये अपने शिकार को पकड़ सके, ठीक है। बाकी इनके बारे में वही सारी बातें हैं जो बाकी पाइसेस के लिए भी ट्रू है, जैसे कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट देयर लाइफ, इनमें फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी स्किन की बात करें तो इनका स्किन काफ़ी टफ होता है और स्किन के ऊपर पाए जाते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। फिशेस के ऊपर स्केल्स तो होते ही हैं। प्लेकॉइड स्केल हम किसको कहते हैं? जो थोड़ा सा ट्रायंगल के शेप का होता है। बड़े ध्यान से देखो, प्लेकॉइड स्केल्स ट्रायंगुलर शेप का होता है और ये स्पाइनी होते हैं। इनफैक्ट ये जो कॉन्ड्रिक थाइस होते हैं, इनके स्किन के ऊपर हमें छोटे छोटे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेंटिकल्स। पाइसेस की तरह ही ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। कॉन्ड्रिक थाइस के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो डॉग फिश, शार्क पता ही होगा सबको। इनफैक्ट जिनके घरों में बच्चे हैं वहाँ पे तो बेबी शार्क वाला गाना सबने सुना ही होगा। तो शार्क्स, डॉग फिश, सॉ फिश, स्टिंग रेज, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो जैसे जैसे आप इन तस्वीरों को देख रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर जैसे ही स्टिंग रे की तस्वीर आई तो आप भी थोड़े अमेज्ड हो गए होगी कि यार ये काफ़ी अलग सी दिखने में है ना। तो जो स्टिंग रे होते हैं, इनके डायमंड के शेप के पेक्टोरल फिन्स होते हैं, जिनकी वजह से, और जो काफ़ी वाइड होते हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 45 सेंटीमीटर तक चले जाते हैं ये विड्थ वाइज, तो काफ़ी वाइड होते हैं जिसकी वजह से ये दूसरों से काफ़ी अलग दिखते हैं। अगर आपको स्टिंगरेज देखना हो तो आप किसी सी एक्वेरियम में देख सकते हो। सी वर्ल्ड टाइप की जो जगहें होती हैं जो बहुत से बाहर की कंट्रीज़ में है, इवन इंडिया में भी एक बार मैंने विज़िट किया था समवेयर इन और अराउंड चेन्नई, जहाँ पर इस तरीके का एक सी एक्वेरियम था। तो वहाँ पर आपको ये स्टिंग रेज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्ड्रिक थाइस के, जो कि मेजरली, मोस्टली जो कार्निवोर्स होते हैं, मराइन होते हैं और इनके स्केलेटन बने होते हैं कार्टिलेज से। तो भाई चलो अब बात करते हैं कॉन्ड्रिक थाइस के ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहला नंबर डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमेशा की तरह कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जहाँ पर माउथ होता है, माउथ के अंदर मॉडिफाइड टीथ होते हैं, फिर फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस होता है, फिर स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो गिल स्लिट्स होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं, मतलब एज सच इनकी कोई कवर नहीं होती है, जिसे हम गिल कवर कहते हैं, जो हमें आगे चल के दूसरे टाइप्स ऑफ फिशेस में देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर गिल कवर नहीं होता है। गिल कवर के लिए हम एक
टर्म यूज करते हैं ओपरक्यूलम। सो ओपरक्यूलम इज नॉट प्रेजेंट हियर। बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल वाला हार्ट होता है, और उसमें सर्कुलेशन कैसा वाला होता है, सिंगल सर्कुलेशन। एग्जैक्टली अभी अभी तो डिटेल में डिस्कस किया ही था, है ना। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर भी सिंगल सर्कुलेशन होता है विद 2 चेम्बर्ड हार्ट। बात अगर करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो उसका जिम्मा अभी भी ले रखा है अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ब्रेन प्रेजेंट होता है एंटीरियर एंड पे, एक एंड पे ब्रेन प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट फिश के स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो फिश का हेड आपको एक एंटीरियर एंड पे, एक साइड पर आपको दिखता है, तो ब्रेन रहता है और एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नर्व इम्पल्सेस का जो ट्रांसमिशन होता है ना, नर्व इम्पल्सेस का जो मूवमेंट होता है दैट इज सुपर फास्ट, रैपिड ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्सेस का, ठीक है। तो यानी कि नर्वस सिस्टम भी काफ़ी तगड़ा ही कह सकते हो कि यहाँ पे होता है। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन पे, तो सेक्सेस अगेन सेपरेट होते हैं। जो गैमिट्स का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमिट्स का जो फ्यूजन होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो इंटरनल होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। अगर हम बात करें ओवीपैरस या वीवीपैरस की, तो यहाँ पर जो है ना हमें ओवो वीवीपैरस कॉन्ड्रिक्टाइज देखने को मिलते हैं, यानी कि जो एग्स भी ले कर सकते हैं और जो डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ भी दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अधिकतर शार्क्स और रेज जो होते हैं ना, स्टिंग रेज, अधिकतर जो होते हैं ये ओवो वीवीपैरस कैटेगरी के में ही फॉल करते हैं। चलो भाई अब शुरू करते हैं कहानी ओस्टिक थाइस की, यानी कि बोनी फिशेस की। ये होते क्या है ये तो हमें पता ही है कि भाई इनका इंटरनल स्केलेटन जो है ये बोन्स से बना होता है। ये मराइन भी हो सकते हैं और ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। इनके भी जॉज काफ़ी पावरफुल होते हैं और मूवेबल भी होते हैं, जॉज मूव करते हैं, जैसे हमारे जॉज मूव करते हैं ऐसे ही इनके भी जॉज मूव करते हैं। इनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड इनमें एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट देयर लाइफ। ये भी कार्निवोरस ही होते हैं मोस्टली, मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनके स्किन की, तो इनकी स्किन, इनका भी स्किन टफ होता है और इनके स्किन के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना स्केल थोड़ा अलग टाइप का होता है। यहाँ पर साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा था कार्टिलेजिनियस फिशेस के केस में प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट थे। प्लेकॉइड स्केल्स क्या थे? ट्रायंगुलर शेप के थे। साइक्लॉइड स्केल्स जो होते हैं ये राउंड शेप के होते हैं। तो देखो बड़े ध्यान से स्केल्स को देखो, ये राउंड शेप के होते हैं और ये स्पाइनी भी नहीं होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्केल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और खास चीज़ देखने को मिलती है कि यार ये बोनी फिशेस होते हैं, राइट, तो बोन से बने हैं, तो बोन्स जो है वो कार्टिलेज के मुकाबले हेवी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अब इन फिशेस को तो पानी में रहना है, अगर ये बहुत ज़्यादा हेवी हुए तो पानी के नीचे चले जाएंगे, जैसा हम नहीं चाहते हैं कि हो। तो हम चाहते हैं कि भाई कोई तो ऐसी चीज़ हो जो इनकी बायंसी को मेंटेन रखे, तो इसलिए इनमें प्रेजेंट होता है स्विम ब्लैडर, जो इन्हें बायंसी को मेंटेन करने में मदद करता है पानी में, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली इनको मूव करने में मदद करने के लिए इनके पास टेल होती हैं, बाकी मोबाइल तो ये ऑफ कोर्स होते ही हैं, राइट, स्विम तो ये करते ही हैं, ठीक है। तो बाकी जो है इनके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर लाइक ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ पाइसेस, बट ये दो खास बातें हमें ऑस्टिक थाइस में देखने को मिलती है। एक तो स्विम ब्लैडर का प्रेजेंस और दूसरा जो स्केल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं दे आर साइक्लॉइड स्केल्स। जस्ट टू रिएटरेट, ये भी कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं, जैसे मैंने बताया सारे पाइसेस कोल्ड ब्लडेड होते हैं, चाहे वो ऑस्टिक थाइस हो या फिर कॉन्ड्रिक थाइस हो। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत वैरायटी की फिशेस इस कैटेगरी में आ जाती हैं, जैसे कि रोहू, कातला, मागुर जो एडिबल फिशेस होती हैं। रोहू कातला जो है ये मोस्टली फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं। सी हॉर्स अगर आपने देखा हो मैराइन होती हैं। सी हॉर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो अपीयरेंस है वो कुछ कुछ हॉर्स के जैसा होता है। तो ये सारे जो है इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। इसके अलावा फ्लाइंग फिश,
एंजल फिश, ये सारे भी बोनी फिशेस के कैटेगरी में ही आते हैं। तो चलो अब देखते हैं ऑस्टिक थाइस के ऑर्गन सिस्टम्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस के केस में सेम ही होते हैं। जहाँ पर भी कुछ अलग होगा वो मैं अलग से थोड़ा ज़्यादा फोकस करके मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, जो कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, माउथ होता है, मॉडिफाइड टीथ, फूड पाइप बोलो तो ईसोफेगस, फिर स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियास, सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अगर बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो ये थोड़ा सा अलग होता है कॉन्ड्रिक थाइस में। यहाँ के रेस्पिरेटरी सिस्टम में 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन गिल स्लिट्स के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है दोनों ही साइड में। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, नाम तो बताया था मैंने, ऑपरक्यूलम, एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि कॉन्ड्रिक थाइस में ऑपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होता है, ऑस्टिक थाइस यानी कि बोनी फिशेस में ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होता है। अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की तो एज इट इज सेम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट प्रेजेंट होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल वाला। तो अब बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, वो भी एज इट इज होता है, 1 पेयर ऑफ किडनीज होता है टू टेक केयर ऑफ एक्सक्रीशन। अगर बात करें नर्वस सिस्टम की तो एक हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, एक ब्रेन प्रेजेंट होता है और यहाँ पर हम खास तौर पे देखते हैं कि ब्रेन के अंदर जो ऑल्फैक्टरी लोब है और ऑप्टिक लोब है वो अलग से प्रेजेंट होता है, विच मीन्स ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक, ऑप्टिक मतलब साइट, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल। तो फिशेस में हम देखते हैं कि काफ़ी डेवलप्ड होता है सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल से जो है ना, खुशबू से जो है ना, ये अपना खाना ढूंढते हैं, अपना घर लोकेट करते हैं, इनफैक्ट कई बार तो दूसरे बड़े ऑर्गेनिज्म से बचते भी हैं। तो इनका जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो काफ़ी डेवलप्ड होता है। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की तो सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये ओविपेरस होते हैं यानी कि ये मोस्टली एग्स ले करते हैं। प्यारे बच्चों, पाइसेस की कहानी होती है यहीं पे ख़त्म और अब शुरू करेंगे हम कहानी टेट्रापोडा की। जब हमने नाथोस्टोमाटा की बात करी थी तो वो 2 क्लासेस में क्लासिफाई हुए थे, पहला था पाइसेस और दूसरा था टेट्रापोडा। पाइसेस तो ख़त्म कर लिया हमने, टेट्रापोडा नाम देखो, टेट्रा बोले तो 4, पोडा बोले तो लेग्स, मतलब इसके अंदर ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके 4 लेग्स हों या फिर 4 लेग लाइक स्ट्रक्चर्स हों या फिर बेसिकली 4 लिम्ब्स हों, यानी कि हम सारे भी टेट्रापोडा में आने वाले हैं। हमारे भी तो 4 लिम्स हैं, 2 हाथ 2 पैर, है ना। तो भाई 4 टांगों वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे आने वाले हैं टेट्रापोडा में, बेसिकली 4 लिम्ब्स वाले सारे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो टेट्रापोडा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, मोस्टली ये लैंड में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी में रहते हैं। इनको हम फर्दर 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड ममेलिया, ठीक है। तो इन 4 ग्रुप्स को अभी चलो फटाफट से हम लोग देखते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एम्फीबिया। एम्फी वर्ड का मतलब होता है दोनों, बोथ। बिया मतलब रिलेटेड टू लाइफ, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दोनों लैंड और वाटर में रहते हैं उनको हम कहते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। ठीक है, एक सबसे पहले ना एक बहुत ही फेमिलियर से एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि इसके बाद हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे उसको आप इजीली रिलेट कर सको। तो फ्रॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन। अब फ्रॉग तो आई एम श्योर आप सबने देखा ही है, राइट। अब फ्रॉग के स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में सोचो, ठीक है। तो इनके पास कितने लिम्स होते हैं? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, 2 फोर लिम्स और 2 हाइंड लिम्स, और इन लिम्स की मदद से ये मूव करते हैं। किस तरह के मूवमेंट पैटर्न हमें इनमें देखने को मिलता है? जंपिंग, हॉपिंग, राइट। टेल जो है वो सब में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इस क्लास के कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें टेल प्रेजेंट होता भी है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ओवीपैरस होते हैं, एग्स ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा
अगर बात करें इनके हार्ट की तो इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चेम्बर्ड था अभी तक तो पाइसेस में, यहाँ पर 3 चेम्बर्ड हार्ट है। तो 3 चेम्बर्ड हार्ट में किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी हम थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं, ठीक है। इनके स्किन के ऊपर अगर हम देखें तो स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे मछलियों में ऊपर स्केल्स प्रेजेंट थे, राइट, तो यहाँ पर स्केल्स नहीं होते हैं। इंस्टेड यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस ग्लैंड्स का काम क्या होता है, एक तो ये स्किन को प्रोटेक्ट करती है, बाहर के किसी भी वेयर एंड टियर से स्किन को प्रोटेक्ट करती है। स्किन को ये पैथोजेन से भी प्रोटेक्ट करती है कि भाई कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है। और ये जो यूजफुल चीज़ें हैं, जो फ्लूइड्स हैं, उनके रिटेंशन में भी मदद करती है। तो इनका जो स्किन होता स्मूथ है, बट उनमें स्केल्स के बदले म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एम्फीबियंस के एग्जाम्पल्स की बात करें तो सैलमेंडर, फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, टोड, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। बाय द वे फ्रॉग और टोड देखने में काफ़ी सिमिलर से लग रहे हैं। क्या आपको पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ऐसे कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। तो बच्चा पार्टी चलो फटाफट से देख लेंगे हम ऑर्गन सिस्टम्स इन एम्फीबियंस। अब ऑर्गन सिस्टम्स इतने ऑर्गेनिजम्स के देख चुके हैं कि अब तो बस पॉइंटर्स की तरफ बताना है कि कहाँ पे क्या है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो कंप्लीट है। शुरुआत होती है माउथ से, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियास, सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। अगर बात करें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे रहते हैं उनके रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होता है लंग्स। कुछ एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनके लिए प्रेजेंट होते हैं गिल्स। क्योंकि ये एम्फीबियंस है तो ये लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, तो इसीलिए इनमें गिल्स और लंग्स दोनों का प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो क्लोज टाइप होता है, पहले ही बताया मैंने। 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है जिसके बारे में थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ब्लड सर्कुलेशन। 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब हार्ट में कौन कौन से 3 चेम्बर होते हैं? एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल नहीं, 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल। तो एक लेफ्ट ऑरिकल, एक राइट ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। ऑरिकल्स हमारे कौन से वाले चेंबर होते हैं? AIR, ऑरिकल इज रिसीविंग। तो यहाँ पर 2 रिसीविंग चेंबर्स हैं। अब हो गई ना कंफ्यूजन, भाई लेफ्ट ऑरिकल भी है, राइट ऑरिकल भी है, अब रिसीव कौन करेगा? दोनों ही रिसीव करेंगे क्योंकि दोनों ही ऑरिकल्स हैं। फर्क क्या होगा? एक रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, तो दोनों ही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब भाई एक और प्रॉब्लम आ गई कि याद कैसे रहेगा कि कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा और कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा? उसके लिए एक और मेमोरी ट्रिक, डॉक्टर लो, याद कर लो इसे, डॉक्टर लो। थोड़ा फनी है बट काम आएगा। डॉक्टर DR यानी कि डीऑक्सीजनेटेड राइट पे जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑरिकल रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लो, LO, लेफ्ट वाला जो ऑरिकल है वो रिसीव करेगा O, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो डॉक्टर लो, इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि जो राइट ऑरिकल है वो रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लेफ्ट ऑरिकल है वो रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो हम अपने मेमोरी ट्रिक्स के साथ तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। अब हम अपना एक रफ डायग्राम बनाते हैं। लेट अस से कि ये 3 चेम्बर्ड हार्ट है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और नीचे वेंट्रिकल, ठीक है। अब इस बॉडी में, इस ऑर्गेनिज्म, इस एम्फीबियन की बॉडी में लेट्स से लंग्स है जहाँ रेस्पिरेशन हो रहा है, तो लंग्स के थ्रू से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लंग्स से कहाँ पहुँचेगा? कौन रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? ऑरिकल। कौन सा वाला ऑरिकल? लो, लेफ्ट ऑरिकल। तो लंग्स से चला गया लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। अब बॉडी ने, भाई बॉडी के सब सेल्स ने क्या किया? ऑक्सीजन को सारा यूज कर लिया और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट में तो जाएगा, बट कहाँ जाएगा? रिसीव कौन करेगा? ऑरिकल। कौन सा वाला ऑरिकल? डीऑक्सीजनेटेड है, डॉक्टर, DR। तो राइट ऑरिकल इसे रिसीव करेगा। राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ये वापस चला जाएगा लंग्स में। लंग्स में फिर से ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो वहाँ से फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, वहाँ से वेंट्रिकल, वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा राइट ऑरिकल में, वहाँ से वेंट्रिकल और वहाँ से वापस लंग्स, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। बट यहाँ पर देखो जो सर्कुलेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? सर्कुलेशन की शेप ऐसी हो रही है, इन्फिनिटी जैसी शेप है ना। तो यानी कि एक बार में अगर देखा जाए तो एक बार में हार्ट के थ्रू एक पूरे साइकिल में, एक पूरा साइकिल कैसा हो रहा है? 1
ये एक साइकिल है, राइट? मतलब लंग्स से शुरू हो रहा है एंड इट गोज बैक। इस एक साइकिल में हार्ट के थ्रू ब्लड कितनी बार पास हुआ? एक बार, दो बार पास हुआ, राइट? तो इसीलिए इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ऑफ कोर्स बाकियों की तरह यहाँ पर भी एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, बट यहाँ पर एक खास चीज जो हमें देखने को मिलती है, दैट इज क्लोएका। क्लोएका क्या है? क्लोएका एक ऐसा कॉमन चेंबर है जहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारे के सारे आके ओपन होते हैं। मतलब ये सारे जो ट्रैक्ट है ना, सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, दे ओपन टू अ कॉमन चेंबर, एक कॉमन चेंबर में ओपन होते हैं, विच इज कॉल्ड क्लोएका। तो ये क्लोएका हमें यहाँ पर कुछ अलग दिखता है, इसीलिए जो भी चीज़ें अलग होती है, यूनिक होती है, उसको मैं थोड़ा अलग से एम्फेसाइज करती हूँ, ठीक है? अगर सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पर आईज तो होते हैं, आईज में आईलिड्स भी होता है, जैसे हमारे आईलिड्स होते हैं। यहाँ पर ईयर भी होता है। इनफैक्ट जो ईयर यहाँ पे होता है उसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, टिम्पैनम। सो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, ठीक है? रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सेस अगेन सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि फ्यूजन जो है गैमेट्स का वो बॉडी के बाहर होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही देखने को मिलता है। ये ओविपेरस होते हैं, यानी कि ये एग्स ले करते हैं। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे अबाउट रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जैसे ही हम सोचते हैं तो कौन से एनिमल्स हमारे दिमाग में आते हैं? जैसे कि लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, यस, ये सारे आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स मोस्टली लैंड में रहते हैं, राइट? अब लैंड में रहते हैं तो इनमें लंग्स होता है फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है? इनके जो लिम्ब्स होते हैं, अगेन इनमें भी 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें लिम्ब्स नहीं होते हैं, जैसे कि स्नेक्स, एग्जैक्टली, क्योंकि अभी स्नेक का एग्जाम्पल दिया था। अब स्नेक को विजुअलाइज करते हुए अगर आप इसके 2 फोर लिम्स और 2 हाइंड लिम्ब को ढूंढ रहे होगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होगे। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर जो मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट कॉमन मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, दैट इज क्रॉलिंग। चाहे लिजर्ड है, चाहे क्रोकोडाइल है, चाहे स्नेक है, सबके मूवमेंट को अगर आप विजुअलाइज करो तो ये सारे क्रॉल कर रहे होते हैं, ठीक है? इनमें हार्ट होता है और हार्ट में 3 चेंबर्स होते हैं, जिसका भी एक एक्सेप्शन है। सो क्रोकोडाइल एक ऐसा एक लौता रेप्टाइल है जिसमें 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। इसके अलावा बाकी सारे रेप्टाइल्स में 3 चेंबर्ड हार्ट होता है। अब 3 चेंबर्ड हार्ट में डबल सर्कुलेशन कैसे होता है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था जब हम एम्फीबियंस पढ़ रहे थे, है ना? तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ये ओविपेरस होते हैं, एग्स ले करते हैं, और आई थिंक दैट्स इट। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो भाई लिजर्ड्स और स्नेक्स के बारे में तो मैंने पहले ही जिक्र किया था। इसके अलावा खमीलियन, जिसे हम गिरगिट भी कहते हैं, टर्टल, टॉर्टोइज, ये सारे भी जो हैं वो रेप्टाइल्स कैटेगरी में आते हैं। तो चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रेप्टाइल्स के ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे विद डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पर भी होता है, जहाँ पर माउथ, इवन सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। उसके बाद फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन और क्लोएका। क्लोएका के बारे में मैंने बताया था कुछ टाइम पहले ही। क्लोएका क्या होता है? एक कॉमन चेंबर होता है जहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारों के लिए एक कॉमन चेंबर होता है, दैट्स क्लोएका, ठीक है? बात अगर करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेशन यहाँ पर लंग्स के थ्रू भी होता है और स्किन के थ्रू भी होता है। स्किन ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो इसीलिए लंग्स ही यहाँ पे मेजरली रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन का। अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहाँ पर कितना चेंबर्ड हार्ट होता है? यहाँ पर होता है 3 चेंबर्ड हार्ट अगेन। द ओनली एक्सेप्शन इज अ क्रोकोडाइल, जहाँ पर 4 चेंबर्ड हार्ट देखने को मिलता है। 3 चेंबर्ड हार्ट में किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन, वो भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बात अगर करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड किडनीज प्रेजेंट होते ही हैं फॉर एक्सक्रीशन। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम का ऑब्वियसली जो भी डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ये सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। आईज में आईलिड्स होता है जस्ट लाइक एम्फीबियंस, एंड ईयर भी होता है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द टिम्पैनम, एग्जैक्टली। तो अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, जैसे जैसे हम ऑर्गन सिस्टम्स डिस्कस कर रहे हैं,
क्या आप ऐसा फील कर रहे हो कि रेप्टाइल्स में ऐसा लग रहा है जैसे कि एम्फीबियंस में हमने जो चीज़ें डिस्कस करी थी वही रिपीट हो रही हो, है ना? ऐसा लग रहा है ना? एग्जैक्टली तो इसी वजह से बहुत से लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स को लेके कि यार ये रेप्टाइल है या फिर एम्फीबियन है, क्योंकि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे और दोनों के बीच के डिस्टिंक्शन को अच्छे से देख लेंगे कि किस तरह से रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस एक दूसरे से अलग हैं। तो इससे पहले हम उस डिस्टिंक्शन को देखें, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं रेप्टाइल्स का रिप्रोडक्शन। यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट होता है, ओवीपैरस होते हैं यानी कि ये एग्स ले करते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, गैमेट्स का फ्यूजन इनसाइड द बॉडी होता है एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यानी कि कोई लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं होता है। तो चलो भाई फटाफट से देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। तो अगर बात करें रेप्टाइल्स की, जैसा कि हमने देखा कि रेप्टाइल्स लैंड पर रहते हैं, दूसरी तरफ एम्फीबियंस जो है वो दोनों लैंड और वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स की अगर बात करें, चूंकि ये लैंड में पाए जाते हैं सो दे आर बोर्न विथ लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, जो दोनों जगह पाए जाते हैं, दे आर एक्चुअली बोर्न विथ गिल्स। पैदा तो ये होते हैं गिल्स के साथ ही, लेकिन जैसे जैसे इनकी डेवलपमेंट होती है धीरे धीरे लेग्स और लंग्स इसमें ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो रेप्टाइल्स के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि गैमेट्स का जो फ्यूजन है वो इनसाइड द बॉडी होता है और उसके बाद ये एग्स ले करते हैं ऑन ड्राई लैंड, क्योंकि ये तो लैंड में रहते हैं। दूसरी तरफ अगर एम्फीबियंस की बात करें तो ये अपने एग्स ले करते हैं इन वाटर और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि जो फ्यूजन होता है दैट इज आउटसाइड द बॉडी। रेप्टाइल्स की बात करें तो उनके बॉडी में स्केल्स होता है, दूसरी तरफ अगर एम्फीबियंस की बात करें तो वहाँ पर स्केल्स नहीं होता है, हालांकि उनका एक स्मूथ एंड सॉफ्ट स्किन ज़रूर होता है। एग्जाम्पल्स तो हम सबको पता ही है, अगर स्नेक्स लिजर्ड्स जैसे एग्जाम्पल्स लें तो दे आर रेप्टाइल्स और दूसरी तरफ अगर हम फ्रॉग जैसे एग्जाम्पल्स लें देन दे आर एम्फीबियंस। तो चलो भाई और आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम अगली क्लास की विच इज एव्स। एव्स के अंदर आते हैं सारे बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स के बारे में आप सोच सकते हो दे ऑल बिलोंग टू एव्स। ठीक है, तो जैसे ही हम बर्ड्स के बारे में सोचते हैं कौन सी चीज़ है जो कौन सा ऐसा स्टार्क फीचर है जो हमारे दिमाग में आता है? उड़ना, राइट, फ्लाइट, यस। तो बर्ड्स में हमें ये एक बहुत खास चीज़ दिखती है कि जो सबसे कॉमन मूवमेंट यहाँ पर हमें दिखता है, इनका जो मोड ऑफ मूवमेंट होता है, वॉक भी कर पाते हैं, दौड़ भी पाते हैं, बट दे कैन फ्लाई। तो रेप्टाइल्स हो या एम्फीबियंस हो, सब जगह पर हमें ये उड़ने वाली फीचर नहीं दिख रही थी, तो यहाँ पर ये उड़ सकते हैं। कैसे उड़ते हैं? अब यहाँ पर भी बोलने को 4 लिम्ब्स होते हैं, बट इनमें कई बार जो 4 लिम्ब्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं टू फेदर्स और इन फेदर्स की वजह से ही ये उड़ पाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फीचर होती है। ठीक है, अगर इनके स्किन की बात करें तो इनकी ड्राई स्किन होती है, वो भी थोड़ी अलग है। इसके पहले हमने जो भी पढ़ा जैसे रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस हमने पढ़ा, वहाँ पर उनकी स्किन मॉइस्ट होती है, बट यहाँ पर इनकी जो स्किन होती है इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई स्किन। ये ओवीपैरस होते हैं, एग्स ले करते हैं। अगर बात करें रेस्पिरेशन की तो उसके लिए इनमें होता है लंग्स, बिकॉज आफ्टर ऑल ये लैंड में रहते हैं। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, अगेन एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई। अभी तक जितने ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ते आ रहे थे वो सारे कोल्ड ब्लडेड थे, पहली बार हम एक ऐसे क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जो वार्म ब्लडेड हैं, यानी कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द आउटसाइड टेम्परेचर, राइट। तो बर्ड्स जो हैं यानी कि एव्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इनमें हार्ट होता है और हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड, यस। तो देखो कई नई चीज़ें हमें एव्स में देखने को मिलती है। एक तो इनको उड़ना आता है, इनका हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है, अगेन 4 चेम्बर्ड हार्ट पहली बार हम देख रहे हैं। अब 4 चेम्बर्ड हार्ट में किस तरह का सर्कुलेशन होता है, कैसे होता है, वो भी हम अभी तुरंत देखने वाले हैं। ठीक है, फिर एक और हमने नई चीज़ कौन सी देखी, वार्म ब्लडेड होते हैं ये, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम अभी तक में। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और बर्ड्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब बर्ड के एग्जाम्पल्स तो मैं आपको क्या ही दूँ, आपको अपने आसपास ही कितने तरह के बर्ड्स दिखते ही रहते हैं, स्पैरो, पिजन, क्रो, डक, इवन जो बर्ड्स मतलब नॉट जस्ट द बर्ड्स जो हमें अपने आसपास दिखते हैं, ऑस्ट्रिच जो कि एक बहुत ही बड़ा बर्ड है, हालांकि जिसे उड़ना नहीं आता है, तो मतलब देखो ऐसे बर्ड्स भी हैं, राइट।
तो इस तरह से जितने भी बर्ड्स आप देखते हो अपने आसपास या जितने भी बर्ड्स आपने कभी सुने हैं, दे ऑल फॉल अंडर द क्लास ऑफ एव्स। तो चलो अब देखते हैं कि 4 चेम्बर्ड हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तैयार है सभी लोग? आई गेस इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमने 2 चेम्बर्ड और 3 चेम्बर्ड हार्ट का वाला सिनेरियो डिस्कस किया था तो लॉजिक अब सबको समझ में आ ही चुका है। लेकिन चलो कोई नहीं, एक बार 4 चेम्बर्ड हार्ट भी देख लेते हैं। कौन कौन से होंगे 4 चेम्बर्स? यहाँ पर होंगे 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। एग्जैक्टली, तो यानी कि राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल के साथ साथ अब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल भी होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा हमारा 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, ब्लड को रिसीव कौन करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कौन करेगा? डॉक्टर लो। लेफ्ट वाला रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, और रिसीव करने वाले तो ऑरिकल्स ही होते हैं, AIR, ऑरिकल इज रिसीविंग। तो मतलब लंग्स जो है वो ऑक्सीजन लेगा, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा? टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ पर ऑक्सीजन यूज अप हो जाएगा। और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन रिसीव करेगा? राइट ऑरिकल। एग्जैक्टली, राइट ऑरिकल से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ पहुँच जाएगा? लंग्स में। एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। बट इस प्रोसेस में और 3 चेम्बर हार्ट के प्रोसेस में फ़र्क क्या है? मेन फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो है इस 4 चेम्बर्ड हार्ट में, चूँकि हमने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने के लिए ऑरिकल्स को भी सेपरेट बना दिए हैं, वेंट्रिकल्स को भी सेपरेट बना दिए हैं। मतलब किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्स होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, है ना। तो यही जो है 4 चेम्बर्ड हार्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो 4 चेम्बर्ड हार्ट हमें एव्स में देखने को मिलता है और आगे आप देखोगे कि मैमेलिया में भी हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट ह्यूमंस, हम लोग मैमेलिया में आते हैं और हमारे अंदर भी है 4 चेम्बर्ड हार्ट, जहाँ पर 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बताओगे कि कैसा सर्कुलेशन हो रहा है, सिंगल या फिर डबल? देख लो भाई, एक साइकिल में लंग से शुरू किया, लेफ्ट ऑरिकल से होते हुए, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से होते हुए, राइट ऑरिकल से, राइट वेंट्रिकल से, फिर लंग्स। तो एक पूरे साइकिल में हार्ट के थ्रू ब्लड पास हुआ 2 बार, यानी कि दिस इज डबल सर्कुलेशन। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो एव्स यानी कि बर्ड्स के केस में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है। ओवीपैरस ये एग्स ले करते हैं, एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है, एग से सीधा डेवलप होके डायरेक्ट एक मैच्योर अडल्ट बनता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आ पहुंचे हैं एनिमल किंगडम के आखिरी पड़ाव पे। एग्जैक्टली, तो मतलब वर्टिब्राटा के अंदर जो जितने भी हमने सब क्लासेस डिस्कस की, सब क्लासेस के अंदर की जो क्लासेस डिस्कस कर रहे थे, अब हम करने वाले हैं डिस्कस हमारा आखिरी क्लास, विच इज़ मैमेलिया। ठीक है, तो मैमेलिया के अंदर आते हैं सारे मैमल्स। मैमल्स बोले तो मैमल्स वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, यानी कि इन्हें हम कहते हैं विविपैरस। एग्जैक्टली, तो ये विविपैरस होते हैं मोस्टली, तो ये सीधा अपने छोटे से बेबी को ही बर्थ देते हैं, एग्स ले करने का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि ह्यूमंस मैमल्स में आते हैं, इसके अलावा जितने भी एनिमल्स आप आसपास देखते हो, रैट, कैट, डंकी, मोंकी, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, ये सारे जो हैं ये सारे मैमेलिया के अंडर फॉल करते हैं। ठीक है, तो मैमल्स की कुछ खास बातें, जैसे कि इनमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं, इनमें हार्ट होता है जो कि 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, और 4 चेम्बर्ड हार्ट में किस तरह का डबल सर्कुलेशन होता है वो हमने ऑलरेडी ही डिस्कस किया है। इनके बॉडी पे स्केल्स नहीं होते हैं, लेकिन इनके बॉडी में हेयर होते हैं, ज़्यादा कम डिफर करता है फ्रॉम वन मैमल टू अनदर, बट बॉडी में हेयर होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिससे स्वेट प्रोड्यूस होता है, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिससे ऑयल रिलीज होता है। तो ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो देखो, अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस करी उसमें एव्स और मैमेलिया ऐसे हैं जो कि वार्म ब्लडेड हैं। एक और बहुत खास चीज़ जो हमें मैमेलिया में देखने को मिलती है वो है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है मिल्क फॉर द यंग वंस। मैंने क्या बताया कि ये मोस्टली विविपैरस होते हैं, यानी कि
ये डायरेक्टली अपने छोटे छोटे बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब ये जो छोटे बच्चों को ये प्रोड्यूस करते हैं, इन बच्चों को फीड करने के लिए जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो भी इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर ही होता है विद द हेल्प ऑफ मैमरी ग्लैंड, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स का ही अगर आप एग्जाम्पल ले लो तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं बर्थ देते हैं अपने बेबीज़ को, ह्यूमन बेबीज़ को ही वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं, राइट, इसीलिए वो विविपैरस है। और ये जो ह्यूमन बेबीज़ हैं इनको ये मिल्क पे फीड कराते हैं, मदर्स मिल्क फीड करते हैं, राइट। तो मदर की बॉडी में मैमरी ग्लैंड के प्रेजेंस की वजह से जो है मिल्क प्रोडक्शन होता है, राइट। सो द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड जो है ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है मैमेलिया का। मैमल्स के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, काफ़ी एग्जाम्पल्स तो मैं बता ही चुकी हूँ, चाहे लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, रैबिट है, डॉग है, कैट है, ह्यूमंस हैं, ये सारे मैमल्स हैं। इनफैक्ट एक दो इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी बताती हूँ, जैसे कि डॉल्फिन्स, ये फिश नहीं है, ये मैमल्स हैं। व्हेल्स, ये भी फिश नहीं है, ये मैमल्स हैं। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की तो मैमल्स में सेक्सेस ऑफ कोर्स सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बॉडी के अंदर होता है विच इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब कोई लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं होता है, और ये मोस्टली विविपैरस होते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैम ने मोस्टली वर्ड इंक्लूड कर दिया, इसका मतलब कुछ ऐसे मैमल्स भी होते हैं क्या जो एग्स देते हैं? बिल्कुल, ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि प्लैटिपस। प्लैटिपस एक मैमल तो है लेकिन ये डायरेक्टली अपने यंग वॉन्स को बर्थ नहीं देते हैं, बल्कि ये एग्स ले करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम खत्म करते हैं सारे सब फाइला, सब क्लास अंडर एनिमल किंगडम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूरे डिस्कशन के बाद आपके दिमाग में एक अच्छा खासा क्लियर आइडिया आ गया होगा कि एनिमल किंगडम के अंडर जितने भी फाइला हैं उनकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं और कौन कौन से उनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हालांकि लेसन तो ख़त्म हो गया है, बट हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, 5 से 7 मिनट स्पेंड करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे और एक क्विक ओवरव्यू ले लेंगे ऑफ ऑल द फाइला ऑफ एनिमल किंगडम जो भी हमने पिछले और इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हो एक क्विक रिकैप के लिए? कितने लोग तैयार हैं एक क्विक रिकैप के लिए? सो दिस क्विक रिकैप विल डेफिनेटली टेल यू कि भाई ये जो 2 वीडियोस में हमने कवर किया, ये जो पूरा लेसन हमने कवर किया, ये हमारे दिमाग में कितना रिटेन हुआ, साथ ही साथ ये एक तरीके से इस पूरे लेसन को समराइज भी कर देगा, ठीक है। तो चलो शुरू करें रिकैप। ग्रेट। तो अब हमने एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम डिस्कस करे, कितने सारे फाइलम हमने डिस्कस करे, ये टोटल हमने ये 10 फाइलम डिस्कस करे थे। पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, नीमैटोडा जिसे हम एस्केलमिन्थस भी कहते हैं, एनेलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा। अब ये नाम किसी को भी नए नहीं लग रहे होंगे, आई एम प्रिटी श्योर, है ना। इसका मैंने एक निमोनिक भी बताया था। क्या था निमोनिक? पेरिसेल्स प्लैटर। आस्क वस्क फॉर एस्केलमिन्थस जिसका दूसरा नाम है नेमाटोडा। आस्क्स, एनी, आर्थर, मॉली, ईच, हे, कम बाय। ये था हमारा मेमोरी ट्रिप, ठीक है, ये था हमारा मेमोरी ट्रिक, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके सारी इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो पॉरीफोर्स होते हैं वो एग्रीगेट ऑफ सेल्स होते हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि सेल्स ग्रुप करके टिश्यूज या ऑर्गन्स वगैरह बनाते हों, ठीक है। सिलेंट्राटा तक पहुँचे तो वहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा बेटर। आगे पहुंचे प्लैटीहेल्मिन्थस में तो वहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट प्लैटीहेल्मिन्थ्स जिन्हें हम फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं, वहाँ पर अगर हम उनके स्ट्रक्चर को भी देखें ना, जैसे प्लेनेरिया के स्ट्रक्चर को भी अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें क्या दिखता है, उनका फेरिंग्स, माउथ, ये चीज़ें एटलीस्ट दिखती हैं। निमैटोडा ऑनवर्ड्स सब जगह क्या है, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि इन सब में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लेस हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे सिमेट्री। तो सिमेट्री की बात करें तो पॉरीफेरा सिमेट्री है ही नहीं। आगे बढ़ेंगे सिलेंट्राटा में रेडियल सिमेट्री, और उसके आगे अधिकतर जगहों पे हमें दिखती है बाईलैटरल सिमेट्री। बाईलैटरल बोले तो उनको लैटरली डिवाइड करेंगे तो हमें सिमेट्रिकल राइट और लेफ्ट हाफ्स मिलेंगे, ठीक है। रेडियल सिमेट्री कहीं कहीं दिखती है, जैसे कि सिलेंट्राटा में दिखती है, एकाइनोडर्माटा में दिखती है। रेडियल सिमेट्री मतलब
जैसे स्टारफिश वगैरह होते हैं, जहाँ पर अलोंग द रेडियल प्लेन अगर आप डिवाइड करो तो आपको दो इक्विवेलेंट हाफ्स मिलेंगे, दो सिमेट्रिकल हाफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सीलोम की बात अगर करें, सीलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी, यानी कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी है या नहीं, स्पेस है या नहीं। पॉरीफेरा एसिलोमेट है, सिलेंट्रेटा भी और प्लैटीहेल्मिन्थ्स भी। तो मतलब शुरुआत के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सीलोम नहीं है, बट उसके आगे से इनफैक्ट नीमैटोड्स या फिर एस्केलमिंथिस सूडोसिलोमेट है, मतलब एक्चुअल में ट्रू सीलोम नहीं है लेकिन सीलोम जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये कब हो रहा था? याद करो, थोड़ा थोड़ा रिकैप कराते जा रही हूँ। जब हमने क्या देखा था कि भाई ये जो 3 लेयर्स होते थे ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, वो मीजोडर्म जब छोटे छोटे पाउचेस में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट थे तो उनके बीच के जो थोड़े थोड़े स्पेसेस थे उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो सीलोम के जैसा है, बट एज सच एक कंटिन्यूअस सीलोम प्रेजेंट नहीं था। सो दैट इज सूडोसिलोमेट। बट उसके आगे से बाकी सारे में क्या है? दे आर ऑल सीलोमेट, यानी कि ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। उसके आगे बढ़ेंगे, अगर देखेंगे सेगमेंटेशन, शुरुआत के इन ऑर्गेनिजम्स में सेगमेंटेशन नहीं है। सेगमेंटेशन प्रेजेंट जो है ना वो एनेलेडा और आर्थ्रोपोडा में ही है। इन 2 जगहों पे हमें सेगमेंटेशन दिखती है जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो छोटे 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 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, राइट। तो एनेलेडा में और आर्थ्रोपोडा में जहाँ पे सेंटिपिड्स, मिलिपेड्स, कॉकरोचेस, इस तरह के इंसेक्ट्स आते हैं, उनकी बॉडी में हमें छोटे 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 सेगमेंटेशन दिखते हैं, ठीक है। बाकी सब जगह नहीं है। आगे चलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। पॉरीफेरा के केस में तो भाई है ही नहीं, कोई नामो निशान नहीं है। सिलेंट्राटा और प्लैटीहेल्मिंथस के केस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता था? जिसमें एक ही ओपनिंग होती है, मतलब फूड का इंटेक जिस ओपनिंग से होता है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर भी उसी ओपनिंग से निकलता है, तो वो हो जाता है इनकम्प्लीट। लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पर भी है वहाँ पर इंटेक ऑफ फूड के लिए माउथ है और रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड के लिए एनस है, मतलब 2 डिफरेंट ओपनिंग्स हैं उसमें। सो दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ से लेके आगे तक सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो खैर इसमें अगेन एब्सेंट ही है। आगे अगर हम देखें, मतलब ये शुरुआत के प्लैटीहेल्मिन्थ, सिलेंट्रैट्स, नेमाटोड्स, इन सब में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। इसके आगे से प्रेजेंट होना शुरू है एनेलेडा से। आर्थ्रोपॉड यानी कि इंसेक्ट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ब्लड जो है वो स्कैटर्ड होते हैं और जो ऑर्गन्स हैं वो ब्लड में बात करते रहते हैं। इनफैक्ट इसीलिए इन इंसेक्ट्स में क्या होता है, ब्लड और लिम्फ जो है वो मिक्स होता है और उस फ्लूइड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ। सो हीमोलिम्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो इंसेक्ट्स में होता है, जहाँ पे लिम्फ जो है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। बाकी सभी जगहों पे हमें क्या देखने को मिलता है? हमें दिखता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब इट्स नॉट दैट कि सिर्फ आर्थ्रोपोडा में होता है। ध्यान देना बच्चों, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एखाइनोडर्माटा, ये वाले सेक्शन में जो है हमें देखने को मिलता है क्या? हमें देखने को मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पर ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर कन्फाइंड नहीं होते हैं। और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। शुरुआत में तो खैर होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है, लेकिन एनेलेडा ऑनवर्ड्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पार्ट्स होंगे दैट में वैरी। जैसे बाद के अगर हायर लैंड एनिमल्स हैं तो वहाँ शायद लंग्स होगा रेस्पिरेशन के लिए, कई जगहों पे शायद बॉडी सरफेस होगा रेस्पिरेशन के लिए, कई जगहों में शायद ट्रैकियल सिस्टम होगा, जैसे इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है रेस्पिरेशन के लिए। तो कौन सा ऑर्गन होगा दैट में वैरी, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगर बात करें कुछ स्पेशल फीचर्स की कि भाई इन ये जो पर्टिकुलर फाइलम है इनके क्या स्पेशल फीचर्स थे, तो ऐसे एक एक स्पेशल फीचर्स की बात करें तो पॉरीफेरा स्पॉन्जेस, इनमें इनके थ्रू आउट द बॉडी होते थे क्या? पोर्स। अगर बात करें सिलेंट्राटा की, जिन्हें हम नाइडेरिया भी कहते थे। नाइडेरिया कहते क्यों थे? क्योंकि सिलेंट्रेटा के जो टेंटिकल्स होते थे उनमें पॉइजन कंटेनिंग क्या होते थे? सेल्स होते थे, जिन्हें हम कहते थे नाइडोब्लास्ट्स। तो ये इनकी खासियत होती थी। अगर बात करें प्लैटीहेल्मिन्थ्स की, भाई ये तो फ्लैट वॉर्म्स होते थे। फ्लैट वॉर्म्स क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी है ना पीछे से आगे की तरफ ऐसे फ्लैट होती थी, इसीलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं एक्चुअली। निमैटोडा जो है ये एलोंगेटेड वॉर्म्स हैं,
राइट, ये elongated रहते हैं। एनेलेडा की बात करें भाई तो ये सेगमेंटेड वॉर्म्स है, इनमें सेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। चाहे आप अर्थवॉर्म ले लो, चाहे आप लीचेस ले लो, सब जगह सेगमेंटेशन बहुत प्रोमिनेंट होता है। इंसेक्ट्स की बात करें तो जॉइंटेड लेग्स, चींटी को ही देख लो, इनके जो है ना जॉइंटेड लेग्स होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे सेगमेंट्स को ज्वाइन कर करके उनके लेग्स होते हैं, ठीक है। और ये जॉइंटेड लेग्स के इनको बड़े एडवांटेज भी मिलते हैं, इन्हीं के वजह से ये बड़े फास्ट मूव कर पाते हैं, ठीक है। मोलस्का की बात करें तो इनमें होता है कैल्सेरस स्केलेटन, इनकी बॉडी के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जो कैल्सेरस सेल से बनी होती है, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एकाइनोडर्माटा का वाटर वास्कुलर सिस्टम तो भाई बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही फेमस था। एकाइनोडर्माटा का वाटर वास्कुलर सिस्टम याद है, कोई भी एक एकाइनोडर्म को याद करो, फॉर एग्जांपल अगर एक स्लेट से स्टारफिश को ही याद किया जाए तो उसमें एक सेंट्रल रिंग होती थी और वहाँ से जो है कैनल्स निकलते थे, राइट। तो इस तरीके से जो उसका जो वाटर वास्कुलर का जो पूरा सिस्टम होता था, दैट वाज लाइक अ वेरी तगड़ा सिस्टम, है ना, वाटर वास्कुलर सिस्टम। फिर आता था हेमिकॉर्डाटा, जहाँ पर ये प्रोबोसिस ग्लैंड हमें देखने को मिलता था, जो कि मेजरली एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, ठीक है। एंड फाइनली कॉर्डाटा, कॉर्डाटा की तो भैया पहली खासियत ही यही है कि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, कितने टाइम तक प्रेजेंट होता है, वो सब बाद की बात है। इनफैक्ट उन सब बातों के बेसिस पर ही कॉर्डाटा को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, बट नोटोकॉर्ड उनमें प्रेजेंट होता है और वही उनकी खासियत होती है। तो भाई इसी के साथ ये था हमारा एक क्विक ओवरव्यू ऑफ द एनिमल किंगडम। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। तो चलो बच्चों, थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करेंगे और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ऐसे डिस्कस कर लेंगे, जिनको हालांकि हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, बट स्टिल एक रिकैप भी हो जाएगा और साथ ही साथ थोड़े क्वेश्चंस को आंसर करने के अप्रोच का भी आइडिया लग जाएगा। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द पिक्यूलियर फीचर्स दैट यू फाइंड इन पैरासिटिक प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स को हम क्या कहते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थ्स को हम कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स। क्यों कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स, क्योंकि बैक से फ्रंट तक डॉर्सी वेंट्रली ये जो है कैसे होते हैं, ये फ्लैटेंड होते हैं, इस वजह से इन्हें कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स। ये बियर करते हैं हुक्स एंड सकर्स। इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन्स इनमें नॉट वेल डेवलप्ड, इतने वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। एक्सक्रीशन का काम करने के लिए यहाँ पर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हालांकि यहाँ पर चूंकि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है तो ऑर्गन्स भले ही प्रेजेंट होते हैं, बट एज सच प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी यहाँ पर एब्सेंट और इनकम्प्लीट, एज इन यहाँ पर एक ही ओपनिंग होता है, देयर इज जस्ट वन ओपनिंग जिसके थ्रू फूड का इंटेक भी होता है और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर भी आता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखने को नहीं मिलता है। तैयार हो देखने के लिए अगला सवाल। तो अगला सवाल ऑफ कोर्स फोटो से ही पता चल रहा है कि ये आर्थ्रोपॉड्स पे बेस्ड है। व्हाट आर द रीजंस दैट यू थिंक फॉर द आर्थ्रोपॉड्स टू कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम। आर्थ्रोपॉड्स जो है ये लार्जेस्ट ग्रुप है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंडर है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, तो भाई अगर इसके कारण की बात करें तो 2-3 चीजें रिस्पॉन्सिबल है। एक तो इनका टफ एक्सोस्केलेटन, इनके बॉडी के बाहर जो आउटर स्केलेटन है वो काफ़ी टफ है, जिसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल गया तो भाई ज़्यादा सर्वाइवल हो जाएगी, है कि नहीं। इससे ये लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो भाई ये टफ एक्सोस्केलेटन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके अलावा इनके जॉइंटेड लेग्स होने की वजह से जो है इनकी मोबिलिटी काफ़ी फास्ट होती है। तो कहीं पर भी कोई अगर दौड़ने की कैपेबिलिटी है बहुत फास्ट, तो भाई कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम दिखी तो भाग लिए वहाँ से, तो बच गए ना, तो सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो गए, ठीक है। इसके अलावा यही जो जॉइंटेड लेग्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं इनके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, डिफेंस। तो रिप्रोडक्शन से भी इनके नंबर बढ़ रहे हैं, इनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। डिफेंस, अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, उससे भी इनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लोकोमोशन, ये एक जगह से दूसरी जगह भाग ले रहे हैं जब जैसी ज़रूरत पड़े। तो कुल मिला के इन सारे चीज़ों की वजह से इनका जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ पा रहा है। सो मोर और लेस आप कह सकते हो, एक तो इनका टफ एक्सोस्केलेटन और दूसरा इनका जॉइंटेड लेग्स, ये 2 चीज़ें की फैक्टर है जिसकी वजह से
ये लार्जेस्ट ग्रुप है। तो चलो फिर देखें अगला सवाल। तो अगला सवाल कहता है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। अभी तो बात करी थी हमने वाटर वास्कुलर सिस्टम में किन में देखने को मिलती है, एकाइनोडर्म्स में। एग्जैक्टली, सो एकाइनोडर्माटा इज द करेक्ट ऑप्शन। और वाटर वास्कुलर सिस्टम ना, चीज एक फायदे अनेक वाली बात है इसकी, ठीक है। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम इनको लोकोमोशन में मदद करता है, फूड कैप्चर में मदद करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है, मतलब इसके थ्रू फूड पार्टिकल्स, इस वाटर के साथ में फूड पार्टिकल्स भी आ जाते हैं जिन्हें ये कंज्यूम कर लेते हैं। ये वाटर के फ्लो के साथ में एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये कई सारे चीज़ों में, कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में मदद करता है। अगला सवाल यहाँ पर आता है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपको याद है जब हम लोग वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे थे तो मैं ये बात आपको बता भी रही थी कि बहुत से लोग सोचते हैं कि वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स है, जो कि नहीं है। कॉर्डेट्स के अंदर एक कैटेगरी है वर्टिब्रेट्स, तो हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं। इनफैक्ट कॉर्डेट्स कौन होते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब ये बात सही है कि वर्टिब्रेट्स में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन वर्टिब्रेट्स एक लौते कॉर्डेट्स नहीं है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब कॉर्डेट्स के अंदर अगर देखा जाए तो प्रोटोकॉर्डाटा भी तो है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। प्रोटोकॉर्डाटा के अंदर यूरोकॉर्डाटा है, सेफेलोकॉर्डाटा है, उनमें भी तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं, बट वो सारे वर्टिब्रेट्स तो नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि कॉर्डेट्स के अंडर बहुत सारे टाइप के कॉर्डेट्स हैं जिसमें से एक टाइप वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। अब जैसे वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बट इनमें और भी चीज़ें होती है, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। सारे कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। इनमें वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है जिसमें 2, 3 या 3 चेम्बर्स होते हैं। किडनीज होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। पेयर्ड एपेंडेजेस होते हैं जो कि फिन्स या फिर लिम्स के फॉर्म में होते हैं। फिन्स की बात करते हैं जब हम पाइसेस की बात करते हैं, फिशेस की बात करते हैं। लिम्स की बात करते हैं जब हम टेट्रापॉड्स की बात करते हैं, राइट। तो बोलने का मतलब है कि वर्टिब्रेट्स में और भी कई सारे फीचर्स होते हैं विद रिगार्ड्स टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड लिम्स एंड फिन्स, राइट, जो कि शायद बाकी कॉर्डेट्स के केस में ट्रू नहीं होता है। तो इसीलिए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स तो हैं क्योंकि उन सब में नोटोकॉर्ड है, बट सारे के सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स डेफिनेटली नहीं हैं। चलो देख लेते हैं अब हम हमारा आखिरी सवाल, जो कि है कुड द नंबर ऑफ एग्स और यंग वंस प्रोड्यूस्ड बाय एन ओविपेरस एंड विविपेरस मदर बी इक्वल। अब जो ओविपेरस मदर होगा ये क्या करेंगे, ये एग्स ले करेंगे। जो दूसरी तरफ जो विविपेरस मदर्स होंगी ये डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ देंगी, ठीक है। अब कितने एग्स प्रोड्यूस होंगे और कितने यंग वंस प्रोड्यूस होंगे, क्या ये बराबर होंगे? नॉट रियली, क्योंकि जैसे ही नो, इनफैक्ट दे कांट बी इक्वल, क्योंकि जब हम ओविपेरस मदर्स की बात करेंगे तो जो नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होंगे दे आर प्रोन टू एनवायरमेंटल चेंजेस, राइट। वो एग्स तो प्रोड्यूस कर देंगे लेकिन एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो सकता है कि उनमें से काफ़ी एग्स जो हैं वो डाई कर जाएं, राइट। सो इनमें जो डेथ के जो चांसेस है ना, मोर चांसेस ऑफ डेथ बिफोर दे मैच्योर इनटू एन इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल बनने से पहले ही शायद वो एग जो है वो खराब हो जाए, राइट। इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी तरफ विविपेरस के केस में जो है लेस चांसेस ऑफ डेथ होता है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली एक यंग वन प्रोड्यूस हो जाता है, राइट। मैच्योर इंडिविजुअल्स आर बॉर्न डायरेक्टली, मतलब पूरा जो ऑर्गेनिज्म है ना, बाद में भले उसकी हाइट वेट बढ़ती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, बट एज सच पूरा का पूरा वो ऑर्गेनिज्म बन चुका होता है, राइट। तो इसीलिए इस केस में चांसेस ऑफ डेथ की अगर हम बात करें तो वो ओविपेरस में काफ़ी ज़्यादा है और विविपेरस में वो काफ़ी कम है। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको मिलते हैं वीडियोज़, नोट्स, NCERT solutions, sample papers and online tests absolutely free of cost। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th एंड 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री।
इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को करेंगे यहीं पे खत्म, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ लिया है। मैं उम्मीद कर रही हूं कि मेरे साथ साथ आप लोगों ने छोटे छोटे पॉइंटर्स में नोट्स जरूर बनाए होंगे। अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा है और आपके कॉन्सेप्ट सच में क्लियर हुए हैं तो कॉमेंट में जरूर लिख के बताना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। जल्दी ही मिलती हूँ एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।